हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। पिछले वीडियो में हमने लेसन थर्ड क्लास 7th का लेसन थर्ड द वाइज मैन सेकेंड पार्ट का हिंदी अनुवाद समझा था। इस वीडियो में हम इस लेसन थर्ड का एक्सरसाइजेस सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से पहले हम इस लेसन के मीनिंग्स को देख लेते हैं और उन मीनिंग्स को आपको फेयर कॉपी में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। ये लेसन थर्ड के जो मीनिंग्स हैं ये आप यहाँ से पीछे बुक में 124 यानी 124 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं। तो इनको आप यहाँ से लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप मीनिंग्स देख सकते हैं और अपनी फेयर कॉपी में इनको अच्छे तरीके से लिख लें। ये आपके सारे मीनिंग्स हो गए। चलिए अब एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। एक्सरसाइजेस में पहला प्रश्न है रीड एंड लर्न, पढ़ो और याद करो। तो चलिए सबसे पहले हम इनको ये जो वर्ड्स हैं इनको पढ़ लेते हैं और पढ़ने के साथ साथ इनके अर्थ भी समझ लेते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ठग, ईगर, बैट, सावर, डिसीव, चीप, स्ट्रेंजर, डिलीशियस, एंग्री, डिसीजन, कन्वर्सेशन। तो ये इनके उच्चारण हो गए। अब इनके अर्थ समझते हैं। ठग मीन्स धोखा देकर लोगों का धन हरण करने वाला व्यक्ति, अर्थात वह लुटेरा जो छल और धूर्तता से माल लूटता है और भुलावा देकर लोगों का माल छीनने वाला व्यक्ति या धन छीनने वाला व्यक्ति ठग कहलाता है। तो ये ठग की एक तरीके से परिभाषा हो गई। दूसरा शब्द ईगर मीन्स उत्सुक, बैट मीन्स शर्त लगाना, सावर मीन्स खट्टा, डिसीव मीन्स धोखा देना, चीप मीन्स सस्ता, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, डिलीशियस मीन्स लजीज या स्वादिष्ट, एंग्री मीन्स नाराज, डिसीजन मीन्स फैसला या निर्णय, कॉन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप या बातचीत। तो ये आपके सभी शब्दों के अर्थ और उच्चारण हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, इसका मतलब है समझ। तो इसमें ए नंबर का प्रश्न है, उसको पढ़ते हैं। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बिलो का मतलब नीचे। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर लिखिए। तो बच्चों हमने इनके प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो कॉपी में अलग से लिख रखे हैं। आप उस कॉपी में से सीधे इन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर ठग्स, ठग कौन हैं। यहाँ पर जो लेसन है उसमें ठग कौन है। तो आंसर है ठग्स आर पर्सन्स हु चीट अदर्स। ये बच्चों जो प्रश्न हैं ये प्रश्न आपके बुक में दिए गए हैं। इनको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो बुक के पहले जो क्वेश्चन है 1 और 2 सबसे पहले दिए गए हैं पाठ प्रारंभ होने से पहले, इनके आंसर्स की बात कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न और दूसरा जो भी ये दोनों प्रश्न हैं ये इसमें यहाँ पर वहीं से लिए गए हैं। हु आर ठग्स, ठग कौन होते हैं। तो ठग्स आर पर्सन्स हु चीट अदर्स। ठग वो लोग होते हैं जो दूसरों को धोखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल, क्या ये हमेशा सफल होते हैं धोखा देने में। तो आंसर है नो दे आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। नहीं, ये हमेशा चीट करने में सफल नहीं होते हैं या धोखा देने में सफल नहीं होते हैं। अब जो हम प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं वो आपको यहाँ से कॉम्प्रीहेंशन के जो पहला प्रश्न है यहाँ से प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं हम। What did the ठग्स आस्क भोला। जो दोनों ठग थे उन ठग ने भोला को क्या पूछा या क्या कहा। आंसर है द ठग्स आस्क्ड भोला। जो ठग थे उन्होंने भोला को कहा
इफ ही वुड सेल हिज मैंगोज। इसमें उन्होंने कहा कि इफ ही वुड सेल हिज मैंगोज, क्या वह अपने आम बेचना चाहता है या वह अपने आम बेचेगा। तो बच्चों ये आपके पहले प्रश्न का आंसर है। मतलब इसमें वो ठग उस भोला से पूछते हैं कि क्या वह अपने आम बेचना चाहेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डिड भोला एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज। क्या भोला उन हरे आमों को बेचने के लिए सहमत हुआ। तो आंसर है नो, नहीं, भोला डिड नॉट एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज। नहीं, भोला उन हरे आमों को बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ या सहमत नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, डिड भोलास वाइफ लाइक चटनी। क्या भोला की पत्नी चटनी पसंद करती थी। आंसर है यस, भोलास वाइफ लाइक्ड चटनी वेरी मच। हाँ, भोला की पत्नी चटनी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वॉज द बेट। शर्त क्या थी। तो आंसर है द बेट वॉज, शर्त थी, दैट की टू ठग्स वुड गिव 1000 रुपीज टू भोला। जो दो ठग थे वो भोला को 1000 रुपये देंगे। कब देंगे। इफ हिज वाइफ डज नॉट गेट एंग्री, यदि उसकी पत्नी, किसकी, भोला की, यदि भोला की पत्नी नाराज नहीं होती है। और नाराज क्यों नहीं होती है, क्योंकि भोला ने इतना सस्ता सौदा जो कर लिया था और घोड़े के बदले में लास्ट में उसको आम जो मिले थे उनको लेकर के ही वह घर आ रहा था। इसलिए जो ठग थे वो दोनों ठग जो शर्त लगा बैठे थे, तो वही कह रहे हैं ठग कि ठग्स वुड गिव 1000 रुपीज टू भोला, कि ठग भोला को 1000 रुपये देंगे इफ हिज वाइफ डज नॉट गेट एंग्री, यदि भोला की पत्नी नाराज नहीं होती है तब। एंड भोला वुड पे द सेम अमाउंट, और भोला पे द सेम अमाउंट, इसका मतलब है भोला भी 1000 रुपये का भुगतान करेगा। सेम अमाउंट मतलब उतना ही भुगतान करेगा इफ, यदि शी गोज अगेंस्ट हिज डिसीजन। यदि शी मतलब भोला की पत्नी के लिए आया है, इफ शी गोज अगेंस्ट हिज डिसीजन, यदि भोला की पत्नी भोला के निर्णय के विरुद्ध में जाती है तो भोला उन ठग को 1000 रुपये का अमाउंट देगा। ये शर्त थी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, हु वोन द बेट। शर्त को कौन जीता। तो आंसर है भोला वोन द बेट। क्वेश्चन नंबर 5 में भोला शर्त को जीत गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड द मनी। अब जो भोला ने शर्त में जो 1000 रुपये जीते थे, तो उसके लिए क्वेश्चन आया है कि हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड द मनी। भोला ने उस मनी यानी जो अमाउंट उसको मिला था उसको खर्च करने के लिए क्या प्लान बनाया, मतलब उसका क्या प्लान था। तो इसमें आंसर है भोला प्लान्ड टू बाय अनदर हॉर्स विद द मनी। भोला ने उस मनी या वो जो धन उसको मिला उस धन से एक और घोड़ा खरीदने का प्लान बनाया या निर्णय लिया। कह सकते हैं कि जो ठग के द्वारा जो पैसे शर्त में उसके द्वारा जीते गए थे भोला के द्वारा, तो उन पैसों से भोला ने फिर से एक और घोड़ा खरीदने की योजना बनाई। प्लान मीन्स योजना बनाई। तो ये आपके बच्चों सारे क्वेश्चंस हो गए। बी नंबर के प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं क्या है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प पर इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं उस पर निशान लगाना है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, वेयर डिड भोला मीट द ठग्स। भोला
जो ठग थे उनको कहाँ पर मिला? तो इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, ए भोपाल, बी विलेज, सी मार्केट। तो आपको पता है बच्चों कि भोला मार्केट में हॉर्स को बेचने के लिए गया था, तो इसका सही आंसर होगा सी मार्केट। दूसरा प्रश्न है, वॉट डिड द ठग्स से टू भोला? जो ठग थे उन्होंने भोला को क्या कहा? तो इसमें ए नंबर देखते हैं, टू हैव अ बैट, इसका मतलब है शर्त लगाने के लिए। बी टू थ्रो द मैंगोज, आम फेंकने के लिए। सी टू सेल द मैंगोज, आम बेचने के लिए। तो जो सबसे मुख्य बात थी, तो ठगों ने आम बेचने के लिए कहा था। तो यहाँ पर ये सी नंबर का प्रश्न आ जाएगा, इस पर मैं निशान लगा देता हूँ। ये आपका सी नंबर का प्रश्न, दूसरे प्रश्न का सी नंबर का आंसर हो गया, टू सेल द मैंगोज। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हाउ मच मनी वॉज ऑफर्ड इन द बैट? शर्त लगाने में कितनी धनराशि प्रस्तावित की गई थी? तो पहला है ए 100 रुपीज़, मतलब 100 रुपये, 100 रुपये। 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये। 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये। तो बच्चों आपको अच्छे से मालूम है कि 1,000 रुपीज़ मतलब 1,000 रुपये की शर्त लगी थी। चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं, विद हुम डिड भोला रिटर्न होम? भोला घर किसके साथ लौटा? तो इसमें ए पर दिया गया है द ठग्स, दूसरा दिया गया है बी नंबर पर फ्रेंड्स, तीसरा सी नंबर पर है स्ट्रेंजर्स। ठग्स लुटेरों के साथ, फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, स्ट्रेंजर्स अजनबियों के साथ। तो बच्चों ठग को हिंदी में भी ठग कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर ए होगा, ठग्स मतलब दो ठग के साथ में। यहाँ दो तो नहीं लिखा है, लेकिन उस पाठ में दिया गया है 2 ही ठग थे, तो 2 ठग्स, यानी यहाँ पर ये आंसर है द ठग्स। तो ठग्स ये आंसर हो गया। 5वें नंबर का प्रश्न है, डिड द ठग्स सक्सीडेड इन देयर प्लान? क्या जो ठग थे वे अपने प्लान में सफल हुए? तो इसका आंसर आएगा, ए पर दिया है नो, बी पर दिया है यस, सी पर है आई एम नॉट श्योर। तो इसका आंसर है ए नंबर, नो, नहीं। जो ठग थे वे अपने प्लान में सफल नहीं हुए। इस प्रकार आपके ये टिक द करेक्ट। यहाँ पर जो सी नंबर का पॉइंट है आई एम नॉट श्योर, इसका मतलब होता है मैं सुनिश्चित नहीं हूँ। तो इस प्रकार ये 5वें नंबर का प्रश्न का जो आंसर है वो नो है, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है कि जो ठग थे उन्होंने प्लान बनाया था, लेकिन भोला उनके प्लान में फंसा नहीं और उनसे भी 1,000 रुपये जीत गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड पावर के अंतर्गत ए में देखते हैं क्या है। द मैंगो इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, आम फलों का राजा कहलाता है। नाउ मैच दीज, ये जो कॉलम्स हैं मैचिंग है, इसको मिलान करना है। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं, द क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा की रानी। दूसरा है द किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा। तीसरा है द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। तो इन तीनों को सबसे पहले देख लेते हैं। द क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा की रानी कहते हैं पचमढ़ी को, जो कि दूसरे पेज नंबर 15 पे लिखा हुआ है। दिखाता हूं मैं आपको, ये लिखा हुआ है। तो द क्वीन ऑफ सतपुड़ा का आंसर पचमढ़ी, यहाँ पर मैंने ये नंबर भी डाला हुआ है, 1 नंबर का आंसर पचमढ़ी है। दूसरा है द किंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का राजा। तो जंगल का राजा बच्चों आप जानते हैं लायन मीन्स शेर होता है, तो ये दूसरे का लायन आंसर है। तीसरा है द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसका मिलान द नर्मदा से हो जाएगा। अगले पेज पर चलते हैं। चौथा नंबर देखते हैं, अ ड्रीम इन मार्बल, मार्बल कहते हैं संगमरमर। तो संगमरमर से बना हुआ कोई चीज़ है जो एक सपने जैसा है, तो वो कौन सी चीज़ है? तो उसको बताता हूँ मैं आपको।
वो चीज़ है द ताजमहल। तो उसका आंसर है द ताजमहल। ये पेज नंबर 14 पर है। लास्ट में 5वां नंबर है द शिप ऑफ द डिजर्ट। डिजर्ट मतलब रेगिस्तान को कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कैमल, ऊंट। तो इसका आंसर इसके सामने ही है। इस प्रकार ये आपकी जोड़ी हो गई है। अब हम अगला बी नंबर का प्रश्न, चलिए बी नंबर का प्रश्न देखते हैं। पिक द ऑड वर्ड आउट एंड एनसर्कल इट। पिक आउट एक शब्द है जिसका मतलब होता है छांटना या चुनना। ऑड वर्ड इसका अर्थ है असमान शब्द या थोड़ा सा भिन्न शब्द, डिफरेंट वर्ड। तो पिक द ऑड वर्ड आउट एंड एनसर्कल इट। एनसर्कल का मतलब है गोला बनाना। तो ये जो 4 शब्द लिख रहे हैं, इन 4 शब्दों में एक शब्द थोड़ा सा विषम है या भिन्न है, उसको छांट करके उस पर गोला लगाना है। तो पहले नंबर पे चलते हैं। मैन, जेंटलमैन, सर, मैडम। मैन का अर्थ है आदमी, जेंटलमैन का अर्थ है सज्जन और सज्जन या सज्जन पुरुष। सर का भी अर्थ श्रीमान। मैडम यहाँ पर शब्द अलग है, इस पर हम एनसर्कल या गोला बना देंगे। दूसरा है गर्ल, लिटिल फेयरी, लिटिल क्वीन, बॉय। गर्ल मीन्स लड़की, लिटिल फेयरी मीन्स नन्ही परी और लिटिल क्वीन मीन्स छोटी रानी और बॉय मीन्स लड़का। तो यहाँ पर बच्चों स्पष्ट है कि ये बॉय वाला शब्द अलग है, बाकी ये तीनों समान जैसे हैं, समान ही है। तीसरा है मैंगो, एप्पल, नाइफ, ऑरेंज। यहाँ पर मैंगो, एप्पल और ऑरेंज ये तीनों फल हैं और नाइफ मीन्स चाकू, ये अलग है, तो इस पे हम गोला लगा देंगे। चौथा है ठग, थीफ, रॉबर, कांस्टेबल। ठग और थीफ और ये रॉबर, ये तीनों शब्द एक जैसे हैं। ये बदमाश, लुटेरे या जो चोर किस्म के लोग होते हैं उनसे संबंधित है। और कांस्टेबल है सिपाही, मतलब जो पुलिस स्टेशन पर जो सिपाही रहते हैं उनसे संबंधित है कांस्टेबल, सिपाही को कहते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेबल अलग है, तो इसको हम गोल घेरा बना देंगे। 5वां नंबर है स्माइल, लाफ, वीप, चकल। स्माइल का अर्थ है मुस्कुराना, लाफ मीन्स हंसना, वीप मीन्स रोना, चकल मीन्स थोड़ा मुंह बंद करके हंसते हैं ना, उसको कहते हैं चकल। तो यहाँ पर वीप मीन्स रोना, ये अलग है। इस प्रकार आपके बी नंबर का प्रश्न का ये सारे आंसर्स पूरे हो गए। इसमें जो डिफरेंट था हमने उन पर गोला लगा दिया। नेक्स्ट हम सी नंबर का प्रश्न देखते हैं। मैच द 2 कॉलम्स। ये 2 कॉलम्स दिए गए हैं ए और बी, इनको इनके सही मिलान करने हैं। इधर जानवरों के नाम लिखे हुए हैं और इधर इनकी आवाज़ें हैं, तो इनको इनकी आवाज़ों से मिलान करना है। अ हॉर्स, एक घोड़ा, तो घोड़े की आवाज़ को नीज, नीज कहते हैं हिनहिनाना। अ डंकी मीन्स गधा, गधे की आवाज़ को कहते हैं ब्रेस, ब्रेस का अर्थ है रेंकना। अ कैट, एक बिल्ली, बिल्ली की आवाज़ को कहते हैं म्यू, म्याऊ। म्यू मीन्स म्यूज, इस पे म्यूज लिखा है, म्यूज का मतलब है म्याऊ म्याऊ करना। अ डॉग, एक कुत्ता है, उसकी आवाज़ या बार्क्स, ये भौंकता है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, घोड़ा हिन हिनाता है, डॉग भौंकता है, कुत्ता भौंकता है। अ लायन, एक शेर दहाड़ता है। अ शीप, एक भेड़ मिमियाती है, मिमियाना होती है, इसकी आवाज़ को मिमियाना कहते हैं। तो ये इनकी आवाज़ों के मिलान हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ग्रामर इन यूज। ए नंबर पर लिखा है यूज ऑफ, फॉर, टू। तो ये जो खालिस्तान वाले वाक्य लिखे हुए हैं इनमें सभी में जहाँ टू का यूज हो रहा है वहाँ पर टू का यूज करना है और जहाँ फॉर लगना है वहाँ पर फॉर लगाना है। तो चलिए पढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग टू और फॉर। ये वही बात है कि इन वाक्यों को टू और फॉर लगा करके पूर्ण कीजिए। तो चलिए पहला वाक्य देखते हैं। दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम। यहाँ पर टू इसलिए आया बच्चों क्योंकि जब 2 वर्ब एक साथ आते हैं, यहाँ प्लान और डिसीव दोनों मेन वर्ब है, तो इनको जोड़ने के लिए हमेशा टू का यूज होता है, तो ये टू आएगा। दे मेड अ प्लान
टू डिसीव हिम। दूसरा है द मैंगोज आर फॉर माई वाइफ, यहाँ पर मेरी पत्नी के लिए। तो इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ। दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम, उन्होंने उसको धोखा देने के लिए एक प्लान बनाया या योजना बनाई। दूसरा है द मैंगोज आर फॉर माई वाइफ, आम मेरी पत्नी के लिए हैं। तीसरा है शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजंस, ये पहले भी बताया था कि जब पर्सन्स के साथ यूज होता है तो एग्री विद आता है, और जब किसी नॉन पर्सन के लिए यूज होता है तो उसके लिए टू आता है, तो यहाँ पर टू आएगा। शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजंस, वह हमेशा मेरे निर्णयों से सहमत रहती है। चौथा है यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस, इसमें टू आएगा। पांचवा नंबर है हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हर हस्बैंड, यहाँ पर फॉर आएगा, अपने पति के लिए इंतजार कर रही थी। उसकी पत्नी अपने पति के लिए इंतजार कर रही थी। 6 नंबर का है वॉट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, तो यहाँ पर फॉर आएगा कि वॉट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो, इसका मतलब ये हिंदी अनुवाद है, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हो। 7वां है आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी, यहाँ पर एक्सचेंज करने की बात आ रही थी, तो बुक में हम जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर यही लिख के आ रहा था कि आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी, मैंने गधे के बदले घोड़े को बेच दिया। 8वां नंबर है आई एक्सचेंज्ड द डंकी फॉर अ शीप, ये दोनों समान हैं, एक जैसे हैं। इसका अर्थ है आई एक्सचेंज्ड द डंकी फॉर अ शीप, मैंने एक भेड़ के बदले गधे को एक्सचेंज कर लिया, या भेड़ के बदले गधे को दे दिया, भेड़ ले ली और गधा दे दिया। 9 नंबर का सेंटेंस है अ hen इज चीपर टू फीड देन अ शीप, एक भेड़ के बदले एक मुर्गी को खिलाना सस्ता है। तो यहाँ पर वर्ब है फीड, तो उससे पहले जाहिर सी बात है कि टू आएगा। 10वां नंबर का क्वेश्चन है या सेंटेंस है आई शैल यूज मनी टू बाय अनदर हॉर्स, आई शैल यूज मनी टू बाय, इसको अनदर पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा, अनदर हॉर्स, टू बाय अनदर हॉर्स, मैं एक दूसरा घोड़ा खरीदने के लिए अपने मनी को यूज करूंगा। तो यहाँ टू ज़्यादातर जो मुख्य क्रिया हैं उनके पहले ही आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। जब दो वर्ब्स आते हैं या क्रिया मुख्य क्रियाएं आती हैं तो उनको जोड़ने के लिए बीच में हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके सारे खाली स्थान हो गए। नेक्स्ट 16 नंबर पेज पर बी नंबर का क्वेश्चन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों की सहायता से इन खाली स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर पहला है आई हैव अ लिटिल टाइम टू स्टे, सबसे पहले इनको आपको मैं बता देता हूँ और इनकी थोड़ी व्याख्या बाद में बता दूंगा। आई हैव अ लिटिल टाइम टू स्टे, इसमें भी अ लिटिल आएगा, आई हैव लिटिल इसमें आएगा, दे हैव अ फ्यू आएगा और ही हैज़ अ फ्यू आएगा, शी लेफ्ट भोपाल अ फ्यू डेज अगो। तो आप इनको सबसे पहले भर लीजिए। अब इनकी थोड़ी व्याख्या या इनके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ कि कब लिटिल, अ लिटिल, फ्यू और अ फ्यू आएंगे, यानी इनके मतलब क्या हैं। तो बच्चों इसमें जो लिटिल है इसका प्रयोग नहीं के बराबर, यानी बिल्कुल अल्प मात्रा, कह सकते हैं कि नहीं के बराबर, यानी बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में जब कोई चीज़ है तो उसके लिए यूज़ करते हैं। और वो कब यूज़ करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और उससे थोड़ा ज़्यादा अगर क्वांटिटी है तो उसमें अ लिटिल का यूज़ करेंगे। लिटिल का यूज़ तब करेंगे जब बहुत ही कम, मतलब नहीं के बराबर कोई चीज़ है और उससे थोड़ी ज़्यादा है तो अ लिटिल का यूज़ करेंगे, और उससे भी ज़्यादा है या पर्याप्त है लगभग
है तो कम लेकिन पर्याप्त है, तो उसके लिए द लिटिल का यूज़ करेंगे। अब एक और बात देखने की कि लिटिल का यूज़ मात्रात्मक के लिए किया जाता है क्वांटिटी में, और फ्यू का यूज़ संख्यात्मक बोध के लिए किया जाता है। तो यह इनका प्रयोग लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल भी आता है, इसमें है नहीं, तो इनका प्रयोग मात्रा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर टाइम जो है ये मात्रात्मक है, तो इसके लिए अ लिटिल आएगा। यह इस चलिए अब इनके अर्थ समझ लेते हैं कि इनका यूज कैसे हुआ है। पहला जो सेंटेंस है, आई हैव अ लिटिल टाइम टू स्टे, यहाँ पर टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ लिटिल आया है। और अ लिटिल इसलिए आया है क्योंकि ये है कम समय के लिए प्रयोग हो रहा है, मतलब अ लिटिल टाइम मतलब बहुत अल्प समय। तो इसका अर्थ है आई हैव अ लिटिल टाइम टू स्टे, मेरे पास ठहरने के लिए बहुत कम समय है। दूसरा है ही नोज अ लिटिल ऑफ द स्टोरी, वह कहानी के बारे में बहुत कम जानता है, मतलब जो सार है कहानी का वह मात्रात्मक है, टाइम भी मात्रात्मक है, तो इनको काउंट नहीं कर सकते, कहानी के सार को काउंट नहीं किया जा सकता, टाइम जो है उसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसीलिए लिटिल आ रहा है। और अ लिटिल अ इसलिए जुड़ा है क्योंकि बहुत कम है, बहुत कम है। तीसरा है आई हैव लिटिल मिल्क, अब यहां पर ए नहीं आया है, तो ए नहीं आया है, इसका मतलब लिटिल आया है ओनली, तो इसका अर्थ होता है कि जितना भी है वह पर्याप्त नहीं है, यानी नगण्य है, बहुत कम है, बहुत कम से भी कम है, या जितना भी है वो किसी काम का नहीं है। आई हैव लिटिल मिल्क, मेरे पास न के बराबर दूध है, सो वी कांट हैव टी, इसलिए हम चाय भी नहीं ले सकते, या चाय भी नहीं बना सकते, या चाय भी नहीं पी सकते। तो यहाँ पर जो लिटिल शब्द आया है वह मात्रात्मक के लिए आया है। मिल्क, स्टोरी का सार और टाइम, ये तीनों मात्रात्मक है, मात्रात्मक है, इसीलिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इनका यूज हो गया है। चौथा है दे हैव अ फ्यू कॉइन्स, अब यहाँ पर फ्यू आ गया है और उसके साथ ए भी लगा है, तो ओनली फ्यू होता तो इसका अर्थ होता कि न के बराबर, लेकिन अ फ्यू है, तो अ फ्यू जो है अ फ्यू का मतलब है कि कुछ हैं, थोड़े से हैं, तो दे हैव अ फ्यू कॉइन्स, उनके पास कुछ सिक्के हैं। अब यहाँ पर फ्यू आया है, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कॉइन्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर फ्यू आया है। इसका यूज आपको पता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में फ्यू का यूज किया जाता है। पांचवा है ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, काउंटेबल नाउन से यहाँ तात्पर्य है संख्यात्मक, जैसे इसका मात्रात्मक है तो फ्यू का संख्यात्मक बोध के लिए प्रयोग होता है। ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ मित्र हैं, एज चूंकि ही इज न्यू टू इंदौर, चूंकि वह इंदौर में अभी नया नया है इसलिए उसके कुछ मित्र हैं। तो यहाँ पर मित्रों को भी काउंट कर सकते हैं हम, और कॉइन्स को भी काउंट कर सकते हैं, इसीलिए अ फ्यू इसलिए आया है कि कुछ मित्र हैं, कुछ सिक्के हैं। अगर ओनली फ्यू फ्यू होता तो न के बराबर मित्र हो जाते और न के बराबर सिक्के हो जाते। 6 नंबर का है शी लेफ्ट भोपाल अ फ्यू डेज एगो, शी लेफ्ट भोपाल अ फ्यू डेज एगो, अ फ्यू डेज का मतलब कुछ दिन पूर्व वह भोपाल चली गई, तो यहाँ पर भी सेम वही अर्थ है। इस प्रकार आपको ये बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अ लिटिल, लिटिल, अ फ्यू और फ्यू, इसके अलावा भी एक और इनके मतलब साथ में एक शब्द आता है द लिटिल और द फ्यू। तो द लिटिल का अर्थ मात्रात्मक में तब किया जाता है जब कोई चीज होती है
तो वो होती तो कम है लेकिन जितनी है उतनी पर्याप्त है, तो उसमें द लिटिल आता है, वो यहाँ पर दिया नहीं गया है। ऐसे ही इधर द फ्यू आएगा, तो द फ्यू का अर्थ होता है संख्यात्मक में यूज होगा, तो उसका अर्थ है कि जितनी चीज है उतनी है तो कम, लेकिन जितनी है उतनी पर्याप्त है। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में थोड़ा समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। और चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स टॉक, आओ बातचीत करें। वर्क इन पेयर्स, जोड़े में या पेयर में काम करना है। तो इसमें ए नंबर में लिखा हुआ है विद योर पार्टनर्स हेल्प, आप अपने सहयोगी की मदद से ये काम करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, उचित शब्दों को खाली स्थान जो दिए इन सेंटेंसेस में, इनमें भरना है। जो इस टेबल में या बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए इनको आपको इन खाली स्थानों में भरना है। गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए, एंड कंप्लीट द स्टोरी, और स्टोरी को पूरा करना है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को इसमें फिलअप करना है। पहला है अ वुमन वॉज कैरिंग अ बास्केट फुल ऑफ एग्स, इसमें बास्केट फुल ऑफ एग्स आएगा। दूसरा आएगा शी वॉज गोइंग टू मार्केट टू सेल दैम, तो यहाँ पर टू मार्केट आ जाएगा। तीसरा है शी थॉट दैट शी थॉट शी वुड गेट मोर मनी बाय सेलिंग, यहाँ मोर आ जाएगा। 4 नंबर का है देन शी वुड बाय मैनी मोर हेन्स, इस मैनी मोर आएगा। 5 नंबर का है शी वॉज नॉट लुकिंग ऑन द रोड। 6 नंबर का आएगा डू यू नो वॉट हैपन्ड, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। 7 नंबर का है शी स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड का अर्थ होता है ठोकर खाना या गिर पड़ना। 8 नंबर का ऑल द एग्स वर थ्रोन आउट। 9th नंबर का है मोस्ट ऑफ देम ब्रोक। तो ये आपके सारे खाली स्थान भर दिए गए हैं, आप इसमें से देख करके अपने फेयर वर्क में ये फेयर कॉपी में ये वर्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट्स राइट, आओ लिखें। सपोज यू वेंट टू मार्केट यस्टरडे, सपोज कल्पना करिए या सोचिए कि आप कल बाजार गए। डिस्क्राइब अबाउट इट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और वहां जाकर आपने जो जो देखा, जो कुछ देखा उसको अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, मतलब उसको अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। यूज द वर्ड्स गिवन बिलो इन योर सेंटेंसेस, और ये जो शब्द दिए गए हैं, ये शब्द जो हैं इनका प्रयोग अपने वाक्यों में करना है। तो आप बच्चों इनको कैसे यूज करेंगे, तो हम ये आपको डायरेक्ट यहाँ से बता देते हैं, आप देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, जो बुक में जो शब्द दिए गए थे उन्हीं शब्दों के द्वारा हम ये सेंटेंसेस बना करके अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो इनका पहले अर्थ समझ लेते हैं। हसल एंड बसल, इसका अर्थ है भागम भाग या चहल पहल। शॉपकीपर्स बार्गेनिंग विद कस्टमर्स, इसका अर्थ है दुकानदार ग्राहकों के साथ सौदा कर रहे हैं, लेन देन कर रहे थे या कर रहे हैं जो भी। कलरफुल लाइटिंग, इसका अर्थ है जो दुकानों में रंगीन लाइटें रहती हैं उनकी बात कर रहे हैं। स्विंग्स मीन्स झूले। स्वीट शॉप्स का अर्थ है मिठाई की दुकानें। ईटरीज, इसका अर्थ होता है भोजनालय। फैंसी गुड्स, इसका अर्थ है सजावटी सामान या तड़क भड़क का सामान। एंड क्लॉथ्स शॉप्स, इसका अर्थ है कपड़ों की दुकानें। तो चलिए इन शब्दों का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। यस्टरडे, कल, आई वेंट टू द मार्केट, कल मैं बाजार गया। देयर वॉज हसल एंड बसल ऑफ व्हीकल्स, वहां पर वाहनों की चहल पहल थी। देयर वॉज डिफरेंट शॉप्स ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स लाइक स्वीट शॉप्स, ईटरीज, फैंसी गुड्स एंड क्लॉथ्स शॉप्स।
तो वहाँ पर बहुत विभिन्न प्रकार की दुकानें थी, अलग अलग सामानों की अलग अलग दुकानें थी, जैसे कि स्वीट शॉप्स मिठाई की दुकानें, ईटरीज भोजनालय, फैंसी गुड्स तड़क भड़क के सामान या सजावटी सामान की दुकानें, एंड क्लॉथ्स शॉप्स और कपड़ों की दुकानें भी थीं। शॉपकीपर्स वर बार्गेनिंग विद कस्टमर्स, दुकानदार कस्टमर्स मीन्स ग्राहकों के साथ सौदा कर रहे थे। बार्गेनिंग कहते हैं लेन देन करना, सौदा करना। शॉप्स वर डेकोरेटेड विद कलरफुल लाइटिंग्स, जो दुकानें थी वो सजाई गई थी, किससे? विद कलरफुल लाइटिंग, रंगीन लाइटों से दुकानें सजी हुई थी। चिल्ड्रन वर स्विंगिंग ऑन द स्विंग्स, बच्चे झूलों पर झूले झूल रहे थे। इस प्रकार ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। और इन शब्दों का प्रयोग करके हमने ये अलग अलग पैराग्राफ बना करके, अलग अलग सेंटेंसेस बना करके पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th, लेट्स डू इट, आओ इसे करें। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इस स्टोरी को ध्यान से पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस जो है नीचे दिए गए, ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इस स्टोरी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसका टाइटल है टू फ्रेंड्स, दो मित्र। टू फ्रेंड्स दीपक एंड भोला, दो मित्र दीपक और भोला, वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन अ बियर अटैक्ड देम। दीपक और भोला नाम के दो मित्र थे। वे दोनों मित्र जंगल में से होकर के गुजर रहे थे या जा रहे थे। व्हेन, तब क्या हुआ? अ बियर अटैक्ड देम, एक जो भालू था तो उस भालू ने इन पर अटैक या आक्रमण कर दिया। दीपक क्लाइम्ड अ ट्री, दीपक एक पेड़ पर चढ़ गया, एंड सैट देयर, और वहां जाकर के बैठ गया। वाइल भोला रिमेन्ड ऑन द रोड, जबकि जो दूसरा मित्र था भोला, वह सड़क पे ही रहा, यानी सड़क पे ही खड़ा रहा। देयर वॉज नथिंग फॉर हिम टू डू, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, बट फॉल टू द ग्राउंड, जमीन पर गिरने के अलावा उस पर कोई चारा ही नहीं था, मतलब उसके पास कोई उपाय ही नहीं था। तो वह जमीन पर गिर गया, एंड प्ले डेड, और मरने जैसा नाटक करने लगा। द बियर केम अप टू हिम, भालू उसके पास आया, एंड स्निफ्ड, स्निफ्ड कहते हैं यहाँ पर सूंघने को। तो भालू उसके पास आया और उसको सूंघा। द बॉय इवन स्टॉप्ड ब्रीथिंग, तो जो लड़का था उसने अपनी सांसों को रोक लिया था। जैसे ही भालू आया उसके पास और भालू ने उस लड़के को सूंघा, तो उस लड़के ने अपनी सांसों तक को भी रोक लिया था। द बियर स्निफ्ड हिज फेस, जो भालू था उसने उसके चेहरे को सूंघा। डिसाइडेड ही वॉज डेड, और उसने निर्णय लिया कि यह तो मरा हुआ है, मतलब भालू उसके पास आया और उसने उसके चेहरे को सूंघा और निर्णय लिया कि यह मरा हुआ है। एंड लंबर्ड ऑफ, लंबर्ड ऑफ कहते हैं यहाँ पर एक तरीके से भारी भरकम आवाज के साथ, एक भारी, जैसे हाथी चलता है उस स्टाइल में वहां से चला गया। When the bear had gone, जब भालू जा चुका था, दीपक climbed down and said with a smile, जब भालू चला गया था, दीपक पेड़ से नीचे आया, एंड सैड, और कहा, विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, एक मुस्कान के साथ उसने कहा, वॉट डिड द बियर विस्पर इन योर ईयर, कि भाई
भोला आपके कान में भालू ने क्या कहा। दीपक जैसे ही पेड़ से नीचे आया तो उसने भोला को एक स्माइल के साथ बोला, तो भोला ने क्या जवाब दिया इसका। भोला said, it said that someone who deserts his friend in times of danger is not a friend at all। भोला ने कहा कि उसने मुझसे कहा कि समवन कि कोई, हु डेजर्ट्स, डेजर्ट्स कहते हैं छोड़ देना या भाग जाना, कि जो कोई भी अपने मित्र को खतरे के समय छोड़कर के भाग जाता है वह इज नॉट अ फ्रेंड एट ऑल, वह बिल्कुल भी दोस्त के काबिल नहीं है या वह दोस्त नहीं है। तो ये उसने भोला ने कब कहा, जब दीपक पेड़ से नीचे आया और नीचे आने के बाद मुस्कुराहट के साथ उसने भोला से पूछा कि भाई भोला, वो जो भालू आया था उस भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा था। तब इस पर भोला ने कहा कि उसने मुझे कान में कहा कि कोई जो तुम्हारा संकट में साथ छोड़ दे तो ऐसा व्यक्ति मित्र नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से, या किसी भी हाल में वो आपका मित्र नहीं हो सकता। तो चलिए ये आपका पैसेज हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने एक कॉपी में अलग से लिख रखे हैं, वहाँ से आप इनको देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। What happened when Deepak and Bhola were walking through the forest? दीपक और भोला जब जंगल में से होकर गुजर रहे थे या जा रहे थे तब उस समय क्या हुआ। तो इसका आंसर है When Deepak and Bhola were walking through the forest, a bear attacked them। जब दीपक और भोला जंगल में से होकर जा रहे थे तब एक भालू ने उन पर आक्रमण कर दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। What did दीपक do? दीपक ने क्या किया। दीपक climbed a tree and sat there। दीपक पेड़ पर चढ़ गया और वहां जाकर बैठ गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। What did भोला do? भोला ने क्या किया। भोला fell to the ground and played dead। भोला जमीन पर गिर गया और एंड प्लेड डेड, और मरने जैसा नाटक किया उसने। मतलब उसने सांस रोक ली और भोला सांस रोक के जमीन पर लेटा रहा। तो भोला उस समय जब लेटा था तब भालू को ये लगा कि यह तो मरा हुआ है और वह वहां से उसको छोड़ करके चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ नंबर का। What did the bear do? भालू ने क्या किया। The bear came to भोला। भालू भोला के पास आया एंड स्निफ्ड हिज फेस, और उसका चेहरा सूंघा। डिसाइडेड ही वॉज डेड, और उसने निर्णय लिया कि यह तो मरा हुआ है। एंड लंबर्ड ऑफ, और भारी भरकम पैरों की आवाज करते हुए वह चला गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What did Deepak say to Bhola when the bear had gone? जब भालू चला गया था तब दीपक ने भोला को क्या कहा। तो after the bear had gone, जब भालू चला गया था उसके बाद दीपक asked भोला, दीपक ने भोला को पूछा कि what the bear whispered in his ear। तब जो दीपक था उसने भोला को पूछा कि जो भालू आया था उस भालू ने तेरे या आपके या तुम्हारे कान में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। What did भोला say to him? तब भोला ने उसको क्या कहा, उसको मतलब दीपक को क्या कहा। तो आंसर है इसका भोला said to दीपक, भोला ने दीपक को कहा that someone who deserts his friend in times of danger is not a friend at all। भोला ने दीपक को कहा कि कोई भी जो आपकी खतरे के समय आपका साथ नहीं देता है और छोड़ कर के भाग जाता है,
ऐसा व्यक्ति किसी भी हाल में मित्र नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार आपके ये सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है। वॉज दीपक अ गुड फ्रेंड? तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है, एक तरीके से आपसे ही पूछा गया है कि क्या दीपक एक अच्छा मित्र था? तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं था, तो आपको भी कहना चाहिए नहीं, नो, दीपक वॉज नॉट अ गुड फ्रेंड एट ऑल। दीपक अच्छा मित्र नहीं था, क्योंकि वह उसको छोड़ करके पेड़ पर चढ़ गया और उसने उसकी मदद नहीं की। तो इस प्रकार आपका ये पाठ के जो पैसेज के क्वेश्चंस थे और उनके आंसर्स थे ये पूरे हुए। वापस बुक में बी नंबर का एक मैचिंग है, उसको और देखते हैं। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। ये जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को उनके मीनिंग्स से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कहते हैं टू टेक एयर इनटू लंग्स एंड एक्सपेल इट। हवा को अपने फेफड़ों के अंदर लेना और बाहर निष्कासित करना, ये ब्रीदिंग कहलाता है। सांस अंदर लेना और अंदर से बाहर निकालना ब्रीदिंग कहलाता है। दूसरा है स्निफ। स्निफ का अर्थ है टू स्मेल बाय ड्रॉइंग एयर सडनली थ्रू द नॉइज। जोर से नाक के द्वारा हवा निकालना और निकाल के एक तरीके से सूंघने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं स्निफ। तीसरा है लंबर्ड ऑफ। लंबर्ड ऑफ का मतलब है वॉक अवे विद हैवी स्टेप्स, भारी भरकम पैरों की आवाज करते हुए चले जाना। चौथा है प्ले डेड। प्ले डेड का मतलब है टू प्रिटेंड टू बी डेड, मरने जैसा बहाना करना या नाटक करना। पांचवा है अटैक। अटैक का अर्थ है टू एक्ट हार्मफुली, मतलब किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि या काम करना, तो उसको कहते हैं आक्रमण करना, एक तरीके से नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि करना। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये पूरा पाठ कंप्लीट हुआ और इसका एक्सरसाइजेस और ग्रामर का कंटेंट कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ अपने सभी साथियों के बीच में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।